हाउस हाइटॉवर, हाउस पीक, हाउस रॉक्स्टन, हाउस रेडविन और हाउस टारगेरियन के कई सारे मेन एटम से बनी हुई ऑलमोस्ट 20,000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी मैंडर नदी के किनारे में अच्छे से अभी रुकी हुई थी। और उनका यहाँ पे प्लान था कि वो नॉर्थ में धीरे धीरे से मार्च करेंगे और इवेंचुअली किंग्स लैंडिंग में पहुंचकर अपने किंग एगोन द सेकंड को सपोर्ट करेंगे। तो अभी ये मार्च अच्छे से शुरू ही था, तभी यहाँ पर ग्रीन्स के आर्मी के कमांडर इन चीफ लॉर्ड ऑरमुंड हाइटॉवर को एक जासूस बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर देता है। तो इस जासूस के इंपॉर्टेंट न्यूज के मुताबिक गोल्डन ग्रोव के आसपास ब्लैक्स के कई सारे सपोर्टर्स ने अपनी खुद की एक बड़ी आर्मी बनाई है, जो कि यही कुछ 12 से 15,000 स्ट्रॉन्ग की आर्मी हो सकती है। और इस बड़े आर्मी का लीडर है हाउस रोवन के लॉर्ड थंडरस थैडियस रोवन। तो ये लॉर्ड थैडियस रोवन मतलब लॉर्ड ऑफ गोल्डन ग्रोव थे और वो पूरे वेस्टरोस में इजीली ग्रेटेस्ट बैटल कमांडर माने जाते हैं। जैसे कि मैंने पिछले एपिसोड में कहा था कि लॉर्ड ऑरमुंड हाइटॉवर को सभी सेकंड ग्रेटेस्ट बैटल कमांडर कहते थे, तो नंबर 1 पर एक्चुअली ये लॉर्ड थैडियस रोवन आते हैं। वैसे तो ये हाउस रोवन मतलब रीच के हाउस है और उनका कई सालों से हाइटॉवर से वैसे काफी अच्छा रिलेशनशिप जरूर रहा था, बट ये लॉर्ड ऑफ गोल्डन ग्रोव थैडियस रोवन बचपन से ही विसेरिस के काफी अच्छे दोस्त रहे थे और इसीलिए वो अपने बचपन के दोस्त के बेटी रेनिरा को सपोर्ट देना डिसाइड करते हैं। थंडरस थैडियस के एकदम ही पावरफुल रेपुटेशन के वजह से गोल्डन ग्रोव के आसपास के कई सारे गांवों से और रीच के कई सारे अलग अलग इलाकों में से ढेर सारे हेज नाइट्स, सेल सॉर्ड्स और कई सारे अलग अलग मेन एटम्स यहाँ पर गोल्डन ग्रोव में इकट्ठा होते हैं। उनका बस अभी यहाँ पर एक ही प्लान होता है कि साउथ में से आने वाले ग्रीन्स के आर्मी को खत्म करना। थंडरस थैडियस को यहाँ पर कई सारे अलग अलग छोटे मोटे लॉर्ड्स एकदम अच्छे से सपोर्ट करते हैं और इसी में यहाँ पर आता है बास्टर्ड ऑफ बिटर ब्रिज सर टॉम फ्लावर्स। तो ये सर टॉम फ्लावर्स मतलब मरे हुए लॉर्ड कैसवेल का एक्चुअली बास्टर्ड सन था। ये टॉम फ्लावर्स भी एकदम ही तगड़ा नाइट था और वो भी यही कुछ 800 मेन एटम्स की एक बड़ी आर्मी लेके यहाँ पर गोल्डन ग्रोव में आता है। तो गोल्डन ग्रोव के आसपास के इलाके में बड़ी ब्लैक्स के आर्मी को साक्षात लॉर्ड थैडियस रोवन लीड कर रहे हैं, ऐसा पता चलते ही लॉर्ड ऑरमुंड हाइटॉवर और लॉर्ड अनविन पिक की थोड़ी क्यों ना हो फट जाती है। जैसे कि मैंने पहले कहा, थैडियस रोवन मतलब पूरे वेस्टरोस में वन ऑफ द डेडलीस्ट बैटल कमांडर माने जाते थे और इसीलिए ऑरमुंड और अनविन ने यहाँ पर सोच लिया कि उन्हें ऐसे डायरेक्टली आगे मार्च करना नहीं चाहिए। तो ये सभी चीजें समझकर ऑरमुंड और अनविन यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से थोड़ा सा रिट्रीट करेंगे और वो नॉर्थ से थोड़ा और मदद की वेट करेंगे। सो यहाँ पर ग्रीन्स की बड़ी आर्मी धीरे धीरे रिट्रीट करने लगती है और इसी दौरान वो नॉर्थ में किंग्स लैंडिंग, पीछे ओल्ड टाउन में और इवन लैनी स्पोर्ट में रेवन भेजते हैं कि उन्हें और थोड़ी मदद लग सकती है, क्योंकि उनके सामने यहाँ पर थैडियस रोवन की अभी चुनौती आ गई है। अगर उन तीनों एरियाज में से एकदम अच्छे समय पर उनको मदद मिलती है तो वो हाउस रोवन, कैसवेल और कई सारे अलग अलग मेन एटम से बने हुए आर्मी को हरा सकते हैं। तो ऐसा सब अच्छे से सोचकर धीरे धीरे ग्रीन्स की आर्मी थोड़ा सा रिट्रीट करने लगती है, बट हनी वाइन रिवर के किनारे पे उन्हें अपना रिट्रीट रोकना पड़ता है, क्योंकि हनी वाइन नदी के पीछे मौजूद थे एलन एंड एलन। तो इसके पहले हमने देखा था कि एलन बीसब्यूरी और एलन टार्ली के जो भी अलग अलग मेन एट आर्म्स वगैरह थे वो छुपके से धीरे धीरे एकदम सोच समझकर ग्रीन्स के ऊपर हमला कर रहे थे। बट इस समय एलन बीसब्यूरी और एलन टार्ली ने यही कुछ 2000 मेन एट आर्म्स की एक स्ट्रॉन्ग आर्मी पीछे साउथ के साइड में खड़ी कर दी थी और उन्होंने ग्रीन्स के आर्मी का रिट्रीट रोक दिया। यहाँ पर एलन एंड एलन को हाउस कॉस्टन के लॉर्ड ओवेन कॉस्टन ने भी अच्छे से मदद की थी। ओवेन कॉस्टन यहाँ पर अपने भी यही कुछ 500 मेन एट आर्म्स को लेके आ गए थे और उसी वजह से इस ब्लैक सपोर्टर्स के आर्मी में यही कुछ 2000 मेन एट आर्म्स हो गए थे। तो ये लॉर्ड ओवेन कॉस्टन जो थे वो खुद भी काफी अच्छे बैटल कमांडर थे और उन्हीं के लीडरशिप में एलन एंड एलन की आर्मी और हाउस कॉस्टन के आर्मी ने बराबर से प्लानिंग करके साउथ में जाने का पूरा रास्ता
रास्ता एकदम अच्छी तरीके से सील कर दिया था। ग्रीन्स के आर्मी को पीछे साउथवर्ड्स जाने का कोई भी मौका ही नहीं था। पीछे इतनी बड़ी एकदम प्रिपेयर्ड आर्मी देखने के बाद में अनविन पिक ऑर्मुंड को कहते हैं कि उन्हें क्विकली नॉर्थ में या फिर लैनीस्पोर्ट की तरफ निकलना चाहिए, क्योंकि वो पीछे तो इस समय पर बिल्कुल भी जा नहीं सकते। पहले ही एलन एंड एलन के जाबाज मेन एट आर्म्स ने उनके नाक में दम करके रखा था। तो अभी ऐसे एकदम प्रिपेयर्ड आर्मी के खिलाफ लड़ना मतलब बहुत ही डेंजरस चीज यहाँ पे ग्रीन्स के लिए हो सकती है। तो इस चीज को इवन लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटावर भी समझते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि वो यहाँ से नॉर्थ के तरफ क्विकली निकलेंगे और लैनीस्पोर्ट के तरफ जाने की कोशिश करेंगे। बट ये ग्रीन्स की आर्मी जैसे ही नॉर्थ के साइड में निकलने लगती है तो कुछ ही टाइम के बाद में उनके सामने ब्लैक्स की और एक आर्मी आती है। एंड दिस वाज थंडरस थैडियस रोवन एंड टॉम फ्लावर्स। तो अभी यहाँ पर ग्रीन्स की आर्मी कहीं पर भी भाग नहीं सकती। दे हैड टू फाइट एंड उसी के साथ साथ शुरू होता है हनी वाइन नदी के किनारे एक बहुत ही भयानक बैटल। ग्रीन्स के बड़े आर्मी में यही कुछ 20,000 मेन एट आर्म्स थे, बट वो इस समय पर बैकफुट पे थे क्योंकि वो दो अलग अलग ब्लैक आर्मी के बीच में सैंडविच हो गए थे। नॉर्थ के तरफ ऑलमोस्ट 15,000 स्ट्रॉन्ग की ब्लैक्स की आर्मी थी, तो साउथ के तरफ यही कुछ 2,000 मेन एट आर्म से बनी हुई ब्लैक्स की आर्मी थी। अभी वैसे ग्रीन्स की आर्मी सैंडविच जरूर हुई थी, बट ब्लैक्स के लिए उनको एकदम आसानी से हराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि ग्रीन्स की आर्मी भी कुछ बैटल हार्डन्ड बहुत ही तगड़े मेन एट आर्म से बनी हुई थी और ग्रीन्स के आर्मी में एक्चुअली ब्लैक्स से ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा नाइट्स थे। तो ग्रीन्स इस वजह से नॉर्थ और साउथ में काफी अच्छे से फाइट जरूर कर रहे थे और ये एक भयानक बैटल हनीवाइन नदी के किनारे शुरू थी। यहाँ पर ब्लैक्स को ये बैटल जीतना काफी डिफिकल्ट जरूर जा रहा था, बट थंडरस थैडियस रोवन के जबरदस्त लीडरशिप और उनके तगड़े बैटल प्लानिंग के वजह से नॉर्थ के तरफ के कई सारे अलग अलग बटालियंस काफी डैमेज होने लगे थे। लॉर्ड ऑर्मुंड हाईटावर वैसे एक तगड़े नाइट और कमांडर थे, बट दोनों तरफ से ऐसे एकदम अचानक से सैंडविच होने के वजह से उनके खुद के और इवन अनविन पिक के टैक्टिक्स यहां पर फेल होने लग गए थे। अब नॉर्थ के तरफ और थोड़ा सेंटर में वो काफी इश्यूज फेस जरूर कर रहे थे, बट साउथ के तरफ बोल्ड जॉन रॉक्सटन ने तबाही मचा के रखी थी। नीचे सदर्न फ्लैंक को उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लिया था और उसी वजह से साउथ में से एलन एंड एलन और ओवेन कोस्टन से बनी हुई आर्मी एकदम अच्छी तरीके से ग्रीन्स के बटालियंस में घुस नहीं पा रहे थे। हाउस पीक और हाउस टारगेरियन के कुछ मेन एट आर्म्स ने हाउस हाई टावर के आर्मी को बराबर से चारों तरफ से अच्छे से घेर के रखा था ताकि लॉर्ड ऑर्मुंड हाई टावर को कुछ हो ना जाए, क्योंकि अगर लॉर्ड ऑफ ओल्ड टाउन यहां पर मारा जाता है तो ग्रीन्स यहां पर खत्म ही हो जाएगी। तो इसीलिए लॉर्ड ऑर्मुंड हाई टावर और हाई टावर्स के मेन एट आर्म से बनी हुई आर्मी एकदम सेंटर ऑफ द वॉर थी। बट धीरे धीरे क्यों ना हो, नॉर्थ के तरफ से ब्लैक्स के कई सारे मेन एट आर्म्स अभी ग्रीन्स के आर्मी में पेनेट्रेट करने लगे थे। खास करके बास्टर्ड ऑफ बिटर ब्रिज टॉम फ्लावर्स तो एक अलग ही शैतान बन के उभर के आया था। उसने ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा मेन एट आर्म्स को एकदम आसानी से काटा था और वो सीधा लॉर्ड ऑर्मुंड हाई टावर के तरफ आने लग गया था। उसी के तगड़े लीडरशिप के वजह से हाई टावर्स की आर्मी यहाँ वहां से स्लॉटर होने लगी थी और उसके जस्ट पीछे थैडियस रोवन बहुत ही अच्छी तरीके से बैटल प्लानिंग कंटिन्यू रखे थे। तो इसी वजह से अभी ऐसा लगने लग गया था कि ये वॉर तो अभी ग्रीन्स हार ही जाएंगे। सब जगह पर ब्लैक्स के मेन एट आर्म्स धीरे धीरे करके ग्रीन्स पर हावी होने लगे थे और उसका मेन रीजन तो यही रहा था कि ग्रीन्स की पूरी आर्मी अभी ब्लैक्स के आर्मी ने घेर ली थी और इसी वजह से ग्रीन्स के मेन एट आर्म्स का अभी सेंटर में एकदम कत्ले आम शुरू हो गया था। ऐसा लग रहा था कि अभी ग्रीन्स कुछ ही टाइम में खत्म हो जाएंगे, बट देन तभी आसमान में एक ड्रैगन का आवाज गूंज उठता है। किसी को समझ में नहीं आता कि ये एग्जैक्टली ड्रैगन है कौन और वो किसके सपोर्ट में आया है। सब लोग एकदम शॉक्ड होते हैं और डरे हुए रहते हैं और इतने में वो ड्रैगन अपनी तबाही शुरू करता है
है सदर्न फ्लैंक पर, जहां पर हाउस बीसब्यूरी, हाउस कोस्टेन और हाउस टार्ली होता है। ये ड्रैगन सदर्न फ्लैंक पर मौजूद ब्लैक आर्मी को तबाह करने लगता है, एंड दिस ड्रैगन इज नन अदर देन टेसारियन। डेरॉन वाज हियर। 15-year-old डेरॉन अपने अंकल ऑर्मुंड हाईटॉवर के लिए बैटल में ओल्ड टाउन से आया था और उसने सदर्न फ्लैंक पर अलग ही तबाही शुरू कर दी। अभी ब्लैक्स की सदर्न और नॉर्दर्न फ्लैंक पे दोनों आर्मी काफी अच्छी थी, बट उन दोनों आर्मी के पास में कोई भी ड्रैगन्स को मार गिराए ऐसी चीज मौजूद ही नहीं थी। एंड ऑब्वियसली उसके वजह से जो होना था वो हो गया। डेरॉन के टेसारियन ड्रैगन ने यहाँ पर ऐसी तबाही मचा दी कि लिटरली बस 2 घंटे में ये बैटल ग्रीन्स ने एकदम ही आसानी से जीत ली। टेसारियन ने सबसे पहले तो सदर्न फ्लैंक पे एकदम तूफानी आग लगा के रखी थी और उसने यही कुछ 1000 से 1500 के ब्लैक्स के आर्मी को वहां पे खत्म कर दिया। सदर्न फ्लैंक पे दोनों भी एलन सरेंडर करते हैं और उनको बंदी बनाया गया, बट ऐसी चीज लॉर्ड ओवेन कोस्टन के साथ में नहीं होती है। सब जगह पर आग लग रही थी, सब जगह पर तूफानी एनवायरनमेंट था और उसी के बीच में लॉर्ड ओवेन कोस्टन वर्सेस बोल्ड जॉन रॉक्सटन की एक बहुत ही तगड़ी ड्यूअल होती है। पहले कुछ मिनट्स उन दोनों की बैटल काफी इक्वल रही थी, बट धीरे धीरे बोल्ड जॉन रॉक्सटन लॉर्ड ओवेन कोस्टन पे हावी होने लगते हैं और वो ओवेन कोस्टन को वो बहुत ही बुरी तरीके से इंजोर्ड करते हैं। जब लॉर्ड ओवेन कोस्टन एकदम ही इंजोर्ड होके नीचे घुटनों पे गिरे थे, तब बोल्ड जॉन रॉक्सटन ने उनके ऑर्फन मेकर तलवार से ओवेन कोस्टन के शरीर के 2 टुकड़े कर दिए थे। ये भयानक मौत देखते ही जो भी बचे कुचे ब्लैक्स के सदर्न फ्लैंक पे सपोर्टर्स थे वो सभी लोग वहां से भाग जाते हैं। दूसरे तरफ ऊपर नॉर्थ में तो टेसारियन ने एक अलग ही तांडव कर दिया था। टेसारियन ने वहां पे इतनी आग मारी थी कि ऑलमोस्ट 8 से 10,000 लोगों को वहां पर जिंदा जलाया गया। टेसारियन के उस अग्नि तांडव में टॉम फ्लावर्स भी शिकार होता है और उसको भी टेसारियन बहुत ही बुरी तरीके से जिंदा जला देती है। टेसारियन का यह भयानक हमला जैसे ही थंडरस थैडियस रोवन देखते हैं तो वो यही कुछ अपने गिने चुने इंपॉर्टेंट मेन एट आर्म्स और कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्स को लेके सीधा नॉर्थ के तरफ भाग गए। इस समय पर अभी बैटल ऑफ हनीवाइन में इतनी ज्यादा तबाही शुरू थी कि एग्जैक्टली थैडियस रोवन कहां पर है ये बिल्कुल भी ऑर्मुंड हाईटॉवर को पता नहीं चलता और इसीलिए थैडियस रोवन अच्छे से वहां पे से भागने में सफल होते हैं। तो इस तरीके से बैटल ऑफ हनीवाइन ग्रीन्स ने जीती थी और ये बैटल पूरे डांस ऑफ द ड्रैगन्स की एक सबसे इंपॉर्टेंट बैटल मानी जाती है, क्योंकि इस बैटल में अगर ग्रीन्स हार जाते तो उनके लिए वो बहुत ही बड़ा ब्लो होता। तो यहाँ पर हनीवाइन नदी के किनारे हजारों लाशों के बीच में ग्रीन्स जश्न मनाते हैं। यहीं पर लॉर्ड ऑर्मुंड डेरॉन को गले लगाते हैं और उसके कंधे पर हाई टॉवर्स की वलेरियन स्टील तलवार विजिलेंस को रख के वो उसे वही के वही नाइट बनाते हैं। सभी लोग यहाँ पर डेरॉन के नाम के नारे लगाने लगते हैं और बोल्ड जॉन रॉक्सटन तो डेरॉन को अपने कंधे पे उठा कर लेते हैं। यहाँ पर ऑर्मुंड हाई टॉवर चिल्लाते हैं, ही इज जस्ट नॉट डेरॉन, दिस इज माई नेफ्यू डेरॉन द डेरिंग। इसी के बाद में डेरॉन का निकनेम पड़ गया था डेरॉन द डेरिंग। और यहीं पर हजारों के लाशों के बीच में उस रात पूरी रात ग्रीन्स पार्टी करते हैं। तो दोस्तों बैटल ऑफ हनीवाइन मतलब ग्रीन्स के लिए एक बहुत ही मैसिव विक्ट्री रही थी और अभी ये डांस ऑफ द ड्रैगन्स का वॉर काफी बैलेंस में आ चुका था। अभी आगे चलते कुछ भी हो सकता है और अगले आने वाले चैप्टर्स में तो और भी कई सारी बैटल्स अपने को देखने मिलेगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे वीडियो के साथ में मैं मिलूंगा आपको अगले चैप्टर में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दिस इज केदार हियर फॉर पॉप कल्चर पंडित। और ऐसे ही वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन आइकॉन पे जरूर क्लिक करके रखिए क्योंकि आपका वीडियो कुछ मिस ना हो जाए। तो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। चाओ।